I'm going to start with parathyroid hormone, calcitonin, calcium and phosphate, metabolism, vitamin D, bone and teeth, chapter number 80, Guyton. And I'm going to start it with mini Guyton. अगर हम कैल्शियम और फॉस्फेट की बात करें तो ये हमारे पास विटामिन डी के फंक्शन के साथ रिलेटेड है। कैल्शियम और फॉस्फेट की रेगुलेशन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर होती है। हमारे पास नॉर्मल वैल्यू कैल्शियम की कितनी होती है 9.5 9.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जो कि हमारे पास इक्विवेलेंट होती है 2.4 मिलीमोल पर लीटर। 9.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और 2.4 मिलीमोल पर लीटर। हमारे पास अगर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाए 50% ग्रेटर देन द नॉर्मल तो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हो जाएगी डिप्रेशन। और अगर हमारे पास कैल्शियम की हो जाए ज्यादती और इट्स ऑपोजिट, कैल्शियम अगर फॉल करे अपनी कंसंट्रेशन 50% लेस देन द नॉर्मल तो हमारे पास क्या होगा कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है वो फेल हो जाएंगे और हमारे पास हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी और मसल जो है वो टेक्निक कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर चले जाएंगे। और अगर हमारे पास कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा 50% ग्रेटर देन इट्स नॉर्मल कंसंट्रेशन तो जीआईटी के मसल जो है उनकी कंट्रैक्शन स्लो हो जाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डिप्रेस हो जाएगा। ईसीएफ के अंदर 50% कैल्शियम जो है वो फ्री डाइवेलेंट के टाइम की फॉर्म में होता है, CA+2 फॉर्म में 41% जो है वो लूजली बाउंड टू प्रोटीन होता है, 9% जो है वो नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में होता है जो कि एनाइंस के साथ मिला हुआ होता है। इसके बाद हम बात करें अगर प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड की नॉर्मल कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन होती है 1.2 मिलीमोल पर लीटर और 2.4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, जो कि ये डाइवेलेंट आयन है तो हमारे पास इसको डबल कर देंगे। 1/2 ऑफ टोटल प्लाज्मा कैल्शियम कंसंट्रेशन जो है के इक्वल है हमारे पास कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन। कैल्शियम आयन जो है बॉडी के मोस्ट ऑफ द कैल्शियम के फंक्शन परफॉर्म कराता है। कैल्शियम आयन सबसे ज्यादा फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है 50%। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की अगर हम बात करें तो इसकी दो फॉर्म होती हैं, HPO4 2 नेगेटिव, H2PO4 नेगेटिव। 3 to 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हमारे पास टोटल फॉस्फेट कंसंट्रेशन क्लिनिकली आएगी। अब इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन एंड फीकल एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट की अगर हम कैल्शियम एंड फॉस्फेट की बात करें तो इंटेक हमारे पास होता है टोटल 1000 मिलीग्राम हम इंटेक करते हैं कैल्शियम और फॉस्फेट का, उसमें 35% यानी कि 350 मिलीग्राम जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। और इंटेस्टाइन जो है वो अपने ग्लैंड्स वगैरह के जरिए एक्सक्रीट करती है, हमारे पास 250 एक्स्ट्रा उसके अंदर एक्सक्रीट करती है। और इसको हम डायग्राम से देखते हैं। टोटल कैल्शियम की इंजेक्शन होती है हमारे पास 1000 मिलीग्राम कैल्शियम और फॉस्फोरस की, इसमें से 350 मिलीग्राम जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर थ्रू जीआईटी एब्जॉर्ब हो जाता है और जीआईटी जो अपने ग्लैंड्स के जरिए 250 वापस एक्सक्रीट करती है। इस तरह हमारे पास 900 मिलीग्राम जो है पर डे कैल्शियम थ्रू फीसेस एक्सक्रीट होती है। इसके बाद हमारे पास किडनी के थ्रू कैल्शियम और फॉस्फेट की एक्सक्रीशन होती है 9880 हमारे पास फिल्टर होता है, उसमें से 9880 जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। और किडनी में यूरिन से 1000 मिलीग्राम पर डे हमारे पास कैल्शियम और फॉस्फेट का होता है लॉस। कैल्शियम और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन को हमारे पास पैरा हार्मोन जो है वो रेगुलेट करता है किडनी के अंदर, और कैल्शियम को हमारे पास पैराथॉर्मोन रेगुलेट करता है और रीनल फॉस्फेट एक्सक्रीशन को कंट्रोल करता है। हमारे पास ओवरफ्लो मैकेनिज्म, जब प्लाज्मा का फॉस्फेट कंसंट्रेशन 1 मिलीमोल पर लीटर से बिलो होता है तो फॉस्फेट को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से रीअब्सॉर्ब कराया जाता है, और अगर ये ज्यादा होता है हमारे पास अपनी नॉर्मल कंसंट्रेशन से तो हमारे पास इसका लॉस जो है वो बढ़ जाता है। पैराथॉर्मोन जो है इसकी कंसंट्रेशन को एब्जॉर्प्शन को रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। पैराथॉर्मोन फॉस्फेट की एक्सक्रीशन को बढ़ाता है जबकि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इस तरह हमारे पास पैराथॉर्मोन का एक इंपॉर्टेंट रोल है कैल्शियम और फॉस्फेट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में। बोन के साथ क्या रिलेशन है कैल्शियम और फॉस्फेट का? बोन के अंदर हमारे पास 70% जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट के सॉल्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स CA10PO4 OH2। बोन के अंदर हमारे पास 30% होता है ऑर्गेनिक मैट्रिक्स जिसके अंदर होता है कोलेजन फाइबर्स, प्रोटीओग्लाइकेन्स और सेल। कैल्शियम जो है बोन के अंदर क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं होती, इसलिए ये रैपिडली एक्सचेंज हो सकती है ECF के साथ। बोन की अगर कैल्सिफिकेशन की बात करें तो बोन की फॉर्मेशन बिगिन होती है जब हमारे पास बोन के सेल जो है वो कोलेजन प्रोटीओग्लाइकेन जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट सीक्रेट करते हैं। अनकैल्सिफाइड कोलेजन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ऑस्टियोइड। फिर कुछ दिन बाद ऑस्टियोइड जो है जब बन जाता है तो कैल्शियम सॉल्ट जो है वहाँ पे प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं कोलेजन फाइबर की सरफेस के ऊपर। ये प्रेसिपिटेट करते हैं रैपिडली और हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स बना देते हैं विदिन डेज एंड वीक। कैल्शियम सॉल्ट की डिपोजिशन जो है वो ऑस्टियोइड में डिपेंड करती है पायरोफॉस्फेट पे। पायरोफॉस्फेट जो है वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल को डिपॉजिट होने से रोकता है, कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन को रोकता है। अब लेवल ऑफ टिश्यू नॉन स्पेसिफिक अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वो हमारे पास ब्रेक डाउन करता है पायरोफॉस्फेट को और इसके लेवल को चेक में रखता है, यानी कि पायरोफॉस्फेट जो है वो हमारे पास क्या करा रहा है कि बोन की कैल्सिफिकेशन को रोक रहा है, और TNAP टिश्यू नॉन स्पेसिफिक अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वो हमारे पास इस पायरोफॉस्फेट को रोकता है। अगर हमारे पास डेफिशिएंसी होगी टिश्यू नॉन स्पेसिफिक अल्कलाइन फॉस्फेटेज की तो ये हमारे पास इसको हाइड्रोक्सी एपेटाइट पायरोफॉस्फेट को नहीं रोकेगा, पायरोफॉस्फेट को नहीं रोकेगा तो ये कैल्शियम सॉल्ट्स को हमारे पास उसको इनहिबिट कराएगा बोन कैल्सिफिकेशन को, तो बोन्स हो जाएंगे हमारे पास सॉफ्ट इनएडिक्वेट कैल्सिफिकेशन होगी बोन्स की। इसके बाद हमारे पास बोन्स हैं वो कंटिन्यूअली डिपॉजिट होते हैं बाय ऑस्टियोब्लास्ट और रिजॉल्व इसको करते हैं, यानी कि इसको बोन को पोरस बनाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। एक डायनामिक प्रोसेस है जो कि मुसलसल चलता रहता है और बोन की रिमॉडलिंग होती रहती है। बोन के अंदर हमारे पास रिमॉडलिंग की कैपेसिटी होती है थ्रू आउट द लाइफ। ऑस्टियोक्लास्ट जो हम सेल डाइजेस्ट कराते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट जो न्यू बोन को फॉर्म करा देते हैं। इसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं। अगर बोन के ऊपर हमारे पास मैकेनिकल स्ट्रेस है जो कि हमारे पास रिमॉडलिंग को फेवर करता है, उससे फॉर्मेशन होती है स्ट्रॉन्गर बोन की एट द पॉइंट ऑफ स्ट्रेस। पैराथॉर्मोन और विटामिन डी जो है वो हमारे पास स्टिमुलेट कराते हैं ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को और वो हमारे पास क्या कराते हैं न्यू ऑस्टियोक्लास्ट बनाते हैं। पैराथॉर्मोन और विटामिन डी जो है बोन डिसॉल्विंग सेल बना रहे हैं, ऑस्टियोक्लास्ट हमारे पास बोन को डिसॉल्व करेगा। इसके अलावा कैल्सिटोनिन जो है वो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी को कम करता है ऑस्टियोक्लास्ट की और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑस्टियोक्लास्ट को भी कम करता है। यानी कि अगर बोन को तोड़वाना है तो हमने क्या देना है विटामिन डी और पैराथॉर्मोन, और अगर बोन्स की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी को कम करना है यानी कि ऑस्टियोक्लास्ट को कम करना है तो हमने कैल्सिटोनिन देना है। बोन की एब्जॉर्प्शन हमारे पास फंक्शन किसका ऑस्टियोक्लास्ट लार्ज फेगोसाइटिक मल्टी न्यूक्लिएटेड हमारे पास सेल्स हैं, और पैराथॉर्मोन है वो हमारे पास रिजॉर्प्टिव एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट को कंट्रोल करता है। मैकेनिज्म क्या होता है बोन रिजॉर्प्शन का? सबसे पहले हमारे पास प्रोटीलिटिक एंजाइम जो है वो लाइसोसोम से रिलीज होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट के, फिर बहुत सारे एसिड आते हैं लाइक सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, माइटोकॉन्ड्रिया से ये रिलीज होते हैं, स्क्लेरोटिक वेसिकल से ये एंजाइम जो है डाइजेस्ट करते हैं और डिसॉल्व करते हैं इसके ऑर्गेनिक मैट्रिक्स को, और एसिड जो है वो बोन सॉल्ट्स को डिसोल्यूट करते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो हमारे पास इम्बाइब करते हैं माइन्यूट पार्टिकल ऑफ बोन्स मैट्रिक्स और क्रिस्टल को बाय फेगोसाइटोसिस इस तरह अपने अंदर ले लेता है और इन सारे पार्टिकल्स को डिसोल्यूट कर देता है और रिलीज कराता है प्रोडक्ट्स को ब्लड के अंदर। यानी कि अगर हमारे पास हमें कैल्शियम ब्लड के अंदर लो है और हमें चाहिए तो वो बोन से इस तरह आएगी इस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्टियोक्लास्ट के प्रोसेस के थ्रू। अब पैराथॉर्मोन जो है सिमुलेट कराता है ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी एंड बोन रिजॉर्प्शन, लेकिन ये प्रोसेस जो है इंडायरेक्ट मैकेनिज्म से
जो बोन रिजॉर्बिंग सेल हैं उनके ऊपर पैराथॉर्मोन के रिसेप्टर नहीं है, और ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो सिंगल सेल है जो कि प्रिकर्सर है हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट का, और ऑस्टियोब्लास्ट से ही मैच्योर ऑस्टियोक्लास्ट बनते हैं। ये हमारे पास है प्रो ऑस्टियोक्लास्ट, फिर ये ऑस्टियोक्लास्ट बन रहे हैं, और ये हमारे पास कैसे बन रहे हैं, ऑस्टियोब्लास्ट हमारे पास कन्वर्ट कर रहा है प्री ऑस्टियोक्लास्ट में। अब इस तरह क्या होता है कि हमारे पास दो ऑस्टियोब्लास्ट की प्रोटीन होती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल है, उसके ऊपर दो प्रोटीन होती हैं, कैप्पा बी लाइगेंड, रैंक एल, रिसेप्टर एक्टिवेटिंग न्यूक्लियर फैक्टर कैप्पा बी लाइगेंड, रिसेप्टर एक्टिवेटर फॉर न्यूक्लियर फैक्टर ऑफ कैप्पा बी लाइगेंड, रिसेप्टर एक्टिवेटर फॉर न्यूक्लियर कैप्पा बी लाइगेंड। ठीक है, ये एक रिसेप्टर होता है, और मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ये दोनों हमारे पास रिसेप्टर होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट के ऊपर। और इससे हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास रैंक एल वाला रिसेप्टर है, और ये है हमारे पास मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ये दोनों हमारे पास होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट के ऊपर। पैराथॉर्मोन जो है वो इन एडजेसेंट ऑस्टियोब्लास्ट के ऊपर बाइंड कराता है, रैंक एल रिसेप्टर की सिंथेसिस कराता है। ऑस्टियोप्रोजेस्टेरिन ओपीजी, ये हमारे पास ओपीजीज बनते हैं फ्रॉम द ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, ऑस्टियोप्रोटैगरिन लाइगेंड जब हमारे पास रैंक एल रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर जाते हैं, बाइंड टू इट्स रिसेप्टर, जब रैंक एल जो है अपने रैंक रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करेंगे तो हमारे पास वो बन जाएगा प्री ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट के ऊपर दो रिसेप्टर हैं जिनका नाम है रैंक एल और MCSF यानी कि मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ये हमारे पास दोनों रिसेप्टर्स हैं ऑन द ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट के ऊपर जब हमारे पास ओपीजी जाकर अटैच कर जाएगा इधर रैंक एल के ऊपर, और तो ये बन जाएगा प्री ऑस्टियोक्लास्ट। प्री ऑस्टियोक्लास्ट है वो हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा, ऑस्टियोक्लास्ट बनाएगा, रफल बॉर्डर बना देगा इस तरह से। और हमारे पास जो है ऑस्टियोप्रोटैगरिन जो है हमारे पास ओपीजी, समटाइम ऑस्टियोप्रोटैगरिन इनहिबिटरी फैक्टर होता है जो कि एक साइटोकाइन है वो इनहिबिट कराता है बोन रिजॉर्प्शन को। अब ये क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पे एक इनहिबिटरी फैक्टर भी आ रहा है, ओपीजी का इनहिबिटरी फैक्टर, जब ये इसके साथ अटैच नहीं करेगा तो प्री ऑस्टियोक्लास्ट बनेगा, प्री ऑस्टियोक्लास्ट बनेगा तो बोन की रिजॉर्प्शन नहीं होगी, इस तरह से बोन की रिजॉर्प्शन को इनहिबिट किया जा सकता है। जो हमारे पास ओपीजी है वो जब लग जाएगा रैंक एल पे तो हमारे पास बोन की रिजॉर्प्शन रुकेगी, अगर हमारे पास रैंक लगेगा रैंक एल रिसेप्टर पे तो हमारे पास बोन की रिजॉर्प्शन होगी। विटामिन डी और पैराथॉर्मोन है वो स्टिमुलेट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ मैच्योर ऑस्टियोक्लास्ट को बाय इनहिबिटिंग ओपीजी की प्रोडक्शन को वो इनहिबिट कराते हैं, और रैंक एल को स्टिमुलेट कराते हैं, रैंक एल की फॉर्मेशन को। इस तरह से ये दोनों जो हैं वो बोन की डिसॉल्विंग के अंदर काम करते हैं ऑस्टियोक्लास्ट की फॉर्मेशन के हेल्प करके। थेराप्यूटिक इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास ओपीजी और रैंक एल पाथवे की, ओपीजी को अगर हम ओपीजी के एक्शन को ब्लॉक करें और कुछ ड्रग्स के जरिए जो कि ओपीजी के एक्शन को, कुछ ड्रग्स जो कि ओपीजी वाला एक्शन रखें वो हमारे पास ब्लॉक कर देती हैं रैंक एल को। इस तरह हमारे पास जो है बोन लॉस जो है पोस्ट मीनोपॉजल, मीनोपॉज के बाद क्या होता है कि बोन जो है रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाती हैं एस्ट्रोजन वगैरह की वजह से, और एस्ट्रोजन की कमी की वजह से। तो हमारे पास हम कुछ नोवल ड्रग्स देते हैं जो कि ओपीजी लाइक एक्शन रखती हैं। ओपीजी क्या करा रहा है हमारे पास, ये जाकर रैंक एल रिसेप्टर बाइंड करा रहा है और इसको रोक रहा है ऑस्टियोक्लास्ट बनने से, तो ऑस्टियोक्लास्ट नहीं होगी तो बोन कैसे रिजॉल्व होगी। इस तरह हमारे पास पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन के अंदर, यहाँ कैंसर पेशेंट्स के अंदर ये वाली ड्रग्स यूज करते हैं जो ओपीजी लाइक एक्शन रखती हैं। हमें बोन की कॉन्टिन्यूअल रीमॉडलिंग चाहिए ताकि बोन जो है वो डिग्री ऑफ स्ट्रेस डिफरेंट प्रोपोर्शन, ताकि उसकी स्ट्रेंथ बने, और हमारे पास अगर उसको हैवी लोड पे हो तो वो उसकी शेप जो है वो डिरेंज ना हो, मैकेनिकल फोर्सेस वगैरह ये सारी चीजें जो हैं ये बोन की शेप, रेट ऑफ डेपोजिशन वगैरह इसकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करा रही है। कैल्शियम और फॉस्फेट जो है बोन के अंदर हमारे पास रिजर्वॉयर होते हैं, 99% हमारे पास टोटल बॉडी का कैल्शियम जो है बोन में होता है, 1% जो है ईसीएफ में होता है। कैल्शियम की कंसंट्रेशन अगर ईसीएफ में फॉल करेगी तो कैल्शियम जो है बोन से ईसीएफ के अंदर मूव करेगा। कैल्शियम फॉस्फेट की डिस्ट्रीब्यूशन जो है बोन और ईसीएफ के दरमियान में अफेक्ट कौन कराता है, पैराथॉर्मोन और विटामिन डी जो कि इसकी मूवमेंट को स्टिमुलेट कराते हैं फ्रॉम बोन टू ईसीएफ, बोन से ईसीएफ के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस को मूव कराते हैं। विटामिन डी की अगर हम बात करें, विटामिन डी जो है उसकी कंट्रोल ऑफ विटामिन डी फॉर्मेशन, विटामिन डी कैसे बन रहा है। सबसे पहले हमारे पास स्किन के अंदर होता है कोलकैल्सिफेरॉल, कोलेस्टेरॉल जो है वो 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्टेरॉल के अंदर कन्वर्ट होता है तो वो बन जाएगा कोलकैल्सिफेरॉल। कोलकैल्सिफेरॉल जो है वो लिवर के अंदर जाएगा, वहाँ पे 25 हाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल बन जाएगा। फिर हमारे पास जो है किडनी के अंदर जाएगा, वहाँ पे ये बन जाएगा 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल यानी कि एक्टिवेटेड विटामिन डी। विटामिन डी जो है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन वगैरह के अंदर रोल प्ले करता है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से बोन की डेपोजिशन के अंदर हेल्प करता है, रिमॉडलिंग के अंदर हेल्प करता है। विटामिन डी जो है वो कॉज कराता है हमारे पास डिफरेंट इफेक्ट्स। अब इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी जो है वो कैसे बनती है, स्किन के अंदर हमारे पास 70 हाइड्रोकोलेस्टेरॉल जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है कोलकैल्सिफेरॉल में इनटू द इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। लिवर के अंदर फिर विटामिन D3 जो है वो 25 हाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होता है। फिर किडनी के अंदर ये हमारे पास 25 हाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल को कन्वर्ट किया जाता है 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल जो कि एक्टिव फॉर्म है, और ये हमारे पास इसकी कंट्रोल जो है ये पैराथॉर्मोन से रिलेटेड है, डायरेक्टली पैराथॉर्मोन है वो यहाँ पे एक्ट कराता है और विटामिन डी की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। अगर हमारे पास पैराथॉर्मोन की फॉर्मेशन जो है वो कम हो रही है ईसीएफ में, और तो फॉर्मेशन ऑफ पैराथॉर्मोन की जो है वो फॉर्मेशन कैसे स्टिमुलेट होती है, बाय द रिडक्शन ऑफ ईसीएफ कैल्शियम लेवल। कैल्शियम के अंदर ईसीएफ के अंदर जब कैल्शियम का लेवल कम होगा तो पैराथॉर्मोन जो है उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। उसके साथ ही हमारे पास जो है 125 कोलकैल्सिफेरॉल जो है वो ईसीएफ के अंदर कैल्शियम के फॉल को बढ़ाता है, इंक्रीजेस व्हेन जो हमारे पास विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म है इसकी कंसंट्रेशन भी तभी बढ़ती है जब हमारे पास इंक्रीज करती है जब कैल्शियम लेवल ऑफ ईसीएफ कंसंट्रेशन है वो फॉल करे। एक्शन क्या है विटामिन डी के, विटामिन डी जो है वो हमारे पास फंक्शन कराता है, प्रमोट कराता है इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को, प्रमोट कराता है फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन को फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ये हमारे पास रीनल कैल्शियम और फॉस्फेट की एक्सक्रीशन को बढ़ाता है लेकिन ये वीक इफेक्ट है, और ये हमारे पास बोन की रिजॉर्प्शन के अंदर हेल्प करता है और बोन की डेपोजिशन के अंदर भी हेल्प कैसे करता है, ये रीमॉडलिंग करा रहा होता है। इन द एब्सेंस ऑफ विटामिन डी द इफेक्ट ऑफ पैराथॉर्मोन टू कॉज बोन रिजॉर्प्शन इज ग्रेटली रिड्यूस्ड, यानी कि अगर विटामिन डी नहीं होगा तो बोन रिजॉर्प्शन हमारे पास पैराथॉर्मोन है वो बहुत कम करा सकेगा। एडमिनिस्ट्रेशन हम करते हैं विटामिन डी की लार्ज क्वांटिटी की ताकि बोन की रिजॉर्प्शन प्रॉपर्ली हो सके। हाउएवर इन स्मॉल अमाउंट विटामिन डी प्रमोट्स बोन कैल्सिफिकेशन, स्मॉल अमाउंट्स में हमारे पास प्रमोट कराता है बोन